Good evening, everyone. Good evening. How are you all? Good evening, ma'am. Am I audible to you, beta? Yes, ma'am. Okay, good. So today will be the last chapter of the aldehyde, last of the aldehyde ketone and the carboxylic acids. Chemical properties we were doing in the last class. We are going to resume that topic और आज इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है. वी विल ट्राई फुली कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. उसके बाद एमीन्स दो. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चलिए, आर यू शिफ्टेड टू योर केमिस्ट्री नोटबुक्स? यस बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे why you all are not responding? Am I not audible to you? So in the last class we had started with the कैसे रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन. उसमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दैट वी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास. अमोनिया डेरिवेटिव वाला रिएक्शन किया था. So regarding the chemical properties, of aldehydes and ketones, next reaction है reduction. ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ कि खैर कार्बोक्सिलिक एसिड तो एंड में आएगा चैप्टर के. इफ वी पीपल आर टेकिंग योर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन क्या की बेटा? ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया, एक आर है, बाकी दो कार्बन एटम है. अगर इनकी रिडक्शन करी, पहले तो रिडक्शन के लिए रिएजेंट पता होने चाहिए. कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो रिडक्शन में यूज होते हैं भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, या हाँ सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है? निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है. हाइड्रोजन की एडिशन करोगे इनकी प्रेजेंस में. ठीक है, तो ये जितने भी आपके रिएजेंट हैं इन सबको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हैं. एंड व्हेन दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स विल बी यूज्ड, तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा? will convert to the alcohols. तो क्या आ जाएगा? RCH2. One more very very important thing is कि इसमें कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते हैं. जितने कार्बन एटम एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन थे उतने ही एंड तक बने रहते हैं. तो RCH2 CH2OH. देखो मैंने दो कार्बन लिए थे, एक R ग्रुप लिया था, तो आंसर में भी मेरे एक R ग्रुप है और दो कार्बन एटम है. तो ये आपका था कंपाउंड क्या? एल्डिहाइड. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में. ठीक है, तो ये रिडक्शन है. अब इसमें आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे CH3 CHO मान लो आप लोगों ने लिया और ये रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो वेरी वेरी इजी. CH3 CH2O. ये मैं नाम भी बताऊँ आपको एक पूरी लाइन लर्न करवाई हुई है बेटा. व्हाट इज दैट लाइन? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन एसिड देगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन एसिड, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है. बट इफ इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कीटोन की, और उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए. अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो कार्बोनिल के दोनों साइड के CC बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं, वो आ जाएगा. ठीक है, तो ये रिडक्शन का रिएक्शन है. नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे दिस कंपाउंड इज इथेनॉल. इसका नाम लिखेंगे इथेनॉल, और इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? इथेनॉल. दिस कंपाउंड इज अ इथेनॉल एंड दिस कंपाउंड इज अ इथेनॉल. ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, एवरीबॉडी कैन डू इट इजीली. उसके बाद इसके रिडक्शन में ना कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म नहीं करेंगे उसका, बहुत बहुत लंबे लंबे मैकेनिज्म है जिसमें कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी. कोई ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, बस आपको रिएजेंट से ही क्वेश्चन आया हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम.
एक है आपका, मैं आपको शॉर्ट में सिखा दूंगी कि वो कैसे करना है, Wolff-Kishner reduction, otherwise this will take a lots of time. Wolff-Kishner reduction, Wolff-Kishner reduction को आपको रिएजेंट से याद रखना है। पहले तो कोई भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। एल्डिहाइड लोगे तो CH3 और H होगा, कीटोन लोगे तो दोनों R होंगे, ठीक है। अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो, तो पहले क्लीमेंजन पढ़ाती हूँ, फिर पढ़ाऊंगी Wolff-Kishner। Let's have first क्लीमेंजन। क्लीमेंजन्स रिडक्शन, तो रिगार्डिंग द डबल एम होता है इसमें। क्लीमेंजन्स रिडक्शन देखो क्या होगा। क्लीमेंजन्स रिडक्शन में जो आप रिएजेंट यूज करते हो ना, सिंपल रिएजेंट है, बिल्कुल मेटल, दैट इज जिंक एंड द मर्करी, एंड दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl। तो आपको लेना क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक और मर्करी। तो मेरे पास ये जो आपका C डबल बॉन्ड होगा, देखो रिडक्शन का एक मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अदरवाइज उसको आप क्या कह सकते हो, उसको बच्चा एक नाम ये भी तो है ना, रिडक्शन को आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बस कुछ भी नहीं है, देखो ये मेटल अमलगम बोलते हैं ऐसे ना, जिंक का अमलगम, किसी भी चीज को मरकरी में जब ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अमलगम। जिंक अमलगम अमलगम है, इसका कोई काम नहीं है, इसको सोचो भी ना तुम। जो अगर ज्यादा से ज्यादा जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा ना, यही हो सकता है। आप इसका एक हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म सोचो, जिंक का क्या काम है, जिंक 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, कार्बोनिल पॉजिटिव होगा, मान रहे हो इस बात को? अरे यस और नो, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे H चला जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे भी H चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बच्चे थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं ऑर्गेनिक का, उनको तो समझ में आ रही होगी। हाइपोथेटिकली सोच लो इसको। अच्छा, C डबल बॉन्ड और प्लस माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस मैम। है ना, तो जब ये प्लस में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव में H+H सप्लाई करेगा तो एक H तो जुड़ गया, ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, इसको भी फ्री फंड में H मिल जाएगा। तो जब O के साथ H हुआ, वाटर लीविंग ग्रुप है, दोबारा से H गया तो ये वाटर लीव हो गया, वाटर लीव हो गया, कार्बन पे फिर प्लस आ गया, तो एक H पहले जुड़ गया तो दूसरा फिर जुड़ गया, CH2, दैट्स इट। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि इसको शॉर्ट में कर लो, R या H होगा यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 होगा, यानी कि मेन शॉर्टकट ये है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, इस रिएजेंट से ये ऐसे बदल जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 क्या लग जाते हैं, हाइड्रोजन लग जाते हैं, समझ गए? ठीक है, तो ये रिडक्शन ही हुआ ना, लिख लो आप इसको प्रॉपर, जैसे तुमने किया CH3 C डबल बॉन्ड O H, और उसमें ऐड किया जिंक अमलगम, यानी कि जिंक मरकरी और HCl। तो जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा CH3, इसको एल्केन बनाना है ना, तो CH3, 2 H तो डालने हैं यहाँ पे, बाकी वाटर रिमूव हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लीमेंजन। तो इसके नाम को भी थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये क्लीमेंजन रिडक्शन हो गया, बिल्कुल इसके सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट, रिएजेंट डिफरेंट है, उसको बोलते हैं वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन। और जो आपका वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन है ना, उसका रिएजेंट ध्यान से देखने वाला है। कंपाउंड अभी भी यही है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R ले सकते हो, यहाँ पे H ले सकते हो। अब इस वाले कंपाउंड को तुमने ट्रीट किया हाइड्राजीन से, NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राजीन। अमोनिया मिट्टी में कराया था तो आपको पता है ना, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, जब पहले वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NNH2, ये बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्राजोन। अब सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, अमोनिया अच्छा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन गैस अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब इसमें KOH को ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ऐड करते हो, तो आपके पास इस वाले रिएक्शन में भी वही काम होता है जो क्लीमेंजन में है। मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द, दिस इज ग्लाइकोल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द
अच्छा, मैंने एक जगह H लगाया है, तो अगर H लगाया तो नीचे की CH3 नहीं लगाएंगे, H लगाएंगे। तो ये बन जाएगा RH, और यहाँ पे आपका क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। तो इसका एक रिएक्शन लिख देते हैं वुल्फ-किर्चनर का नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। जैसे मान लो आपने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन ले लिया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब क्लीमेंसन्स रिडक्शन करोगे तो पहले क्या डालना पड़ेगा, पहले आपको डालना पड़ेगा हाइड्राजीन NH2 NH2। तो हाइड्राजीन डालेंगे तो क्या होगा, वेरी इजी रिएक्शन बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन वाटर रिलीज हो जाएगा। तो देयर इज अ फॉर्मेशन CH3 C डबल बॉन्ड NNH। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब आप KOH डाल के ग्लाइकोल डालोगे ना, तो याद रखो इसको, इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्केन। दिस इज अ मेथड जिससे आप कनेक्ट करते हो अपने कार्बोनिल कंपाउंड को। ये एसीटोन था और ये क्या बन गया तुम्हारा, प्रोपेन। प्रोपेन। अदरवाइज बहुत रेयर रिएक्शंस हैं ऐसे, ये तो दोनों नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत रेयर रिएक्शंस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन आफ्टर द रिडक्शन एल्केन मिलता है। जो पहला मेथड आज पढ़ा था वहां पे एल्डिहाइड एंड कीटोन वापस से क्या दे रहा था, अल्कोहल दे रहा था। ठीक है, वहां पे कौन से एजेंट लगाए थे, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लगाए थे, lithium aluminum hydride, sodium boron hydride, that was the reagents that were used over there. ओके जी, यस मैम। तो ये दोनों रिएक्शन स्पेशली याद रखेंगे सब बच्चे की, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन से और क्लेमेंसन्स रिडक्शन से अल्कोहल ना बना के आना पेपर में। रिएजेंट याद रखना कि जिंक का अमलगम, और अगर HCl लगता है तब भी एल्केन बनता है, और अगर आपका हाइड्राजीन लगता है फॉलोड बाय द KOH ग्लाइकोल तब भी आपका यही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जी अब तुम्हारा हो गया रिडक्शन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चों को पता है। अब अगर मैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करूं तो क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन एसिड देती है, और इसके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया होगा एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम पे मैंने लिखाया था कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है। कई लिखवाए थे आपको जो एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन रोक देंगे, और कई क्या लिखवाए थे जो एसिड तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का भी चलेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा, विग्रस वाले की जरूरत ही नहीं है। ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई। और अगर हम बात करें कीटोन की, कुछ ऐसा ले लिया मैंने, ये मैंने कीटोन ले लिया, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटेन 2O। इस वाले की ऑक्सीडेशन करी, ठीक है। तो बेटा जब आप ऑक्सीडेशन करते हो ना कीटोन की, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी, देन देयर आर द चांसेस कि आपका CC बॉन्ड भी क्लीव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आया है, तो यहाँ पे CC क्लीव होगा। CC क्लीव होगा तो जितने तरीके से क्लीव हो सकता है सारे तरीके आप कर सकते हो। अगर मैं इसको इस तरीके से तोड़ू व्हाइट कलर से, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 1 पार्ट में जो है उसका एसिड बनेगा, 1 पार्ट में क्या है CH3COOH, और 2 पार्ट में कितने कार्बन है, 2, पर बनेगा वहां पे भी एसिड CH3COOH। तो यहाँ पे तो सेम प्रोडक्ट आ गया है ना, तो आप इसको 2 मॉलिक्यूल लिख सकते हो। अगर मैं इसको रेड पार्ट से क्लीव करूं तो ये 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये तो सेम हो गया, तो इसको तुम पेपर में 2 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, या सिंपल 2 लगा देना उसके आगे। अब यहाँ पे देखो 3 पार्ट में एक है, तो 3 पार्ट में एक है तो एक कार्बन वाला एसिड बना दो, 4 वाले पार्ट में 3 है तो 3 वाला एसिड बना दो, CH3CH2COH। तो ऐसे क्वेश्चन में मिलता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको CC क्लीव होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, CC क्लीव कहाँ होगा, C डबल बॉन्ड O के साइड पे ही होगा ना, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? यस मैम। ठीक है, 2 कार्बन वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है, 3 कार्बन वाले भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें तो फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल है,
मतलब अगर कभी ऐसा करके बीच में फ्रेगमेंटेशन भी किया हुआ ना, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से यहाँ, पॉसिबल है, सब प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको मैं बोलूंगी टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मैं एक बार सारी स्लाइड दोबारा से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रिडक्शन करी, रिडक्शन हमें पता है कि चाहे आप एल्डिहाइड ले लोगे तो उसकी रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और अगर तुम कीटोन लोगे ना, मैंने वैसे लिखा नहीं है ये, चलो लिख देती हूँ। अगर तुमने ये कीटोन ले लिया ना, तो कीटोन की रिडक्शन क्या देगी, कोई बच्चा बता सकता है क्लास में? कीटोन की रिडक्शन तुम्हें देती है सेकेंडरी अल्कोहल, जिससे बना होता है वहीं तो वापस जाएगा। ये क्या देगी तुम्हें बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये दोनों कौन से अल्कोहल बनाए हैं मैंने, प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी को तो कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि उससे एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं बनते थे। उसके बाद हमने रिडक्शन का एक स्पेशल मेथड्स पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन और वुल्फ-किशनर। चाहे जिंक अमलगम और HCl ले लो, चाहे हाइड्रोजन फॉलोड बाय द एल्कली एंड ग्लाइकोल ले लो, दोनों में डबल बॉन्ड O हट के हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बहुत आसान है इसकी। एल्डिहाइड की तो देगी एसिड, तो एल्डिहाइड की एसिड देगी तो उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन इवन यूज द वीक वन। उसके बाद अगर आपके पास कीटोन है, तो कीटोन में बच्चा दे रहा था चांसेस ऑफ द क्लीवेज ऑफ द सीसी बॉन्ड। हाँ जी, तो सीसी बॉन्ड क्लीवेज होगा तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आप लिख सकते हो। ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, किस किस में डिस्टिंग्विश करना है, test to distinguish between the aldehydes and the ketones. Aldehydes and the ketones. Aldehydes and ketones में distinguish करने के लिए क्या क्या टेस्ट हैं? हाँ जी, क्या क्या टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, बताओ तो जरा मुझे। आइडोफोम टेस्ट। हाँ जी, आइडोफोम टेस्ट। हाइड्रोफॉर्म तो कीटोन्स को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और होते हैं टेस्ट, और उसका मैं पहले लॉजिक बता देती हूँ। देखो, जो एल्डिहाइड्स है ना आर मोर रिएक्टिव, ये हमने पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ा था अमोनिया डेरिवेटिव से पहले। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स, है ना। स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सब देखा है तुमने। सो इवन द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आपको पिछले रिएक्शन से भी तो नॉलेज होगी। मैंने एल्डिहाइड लिखा तो उसके एरो के ऊपर लिखा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मैंने कीटोन लिखा तो मैंने कहा कि यहाँ पे विग्रस चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो सीसी को भी क्लीव कर देगा। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन, सो इवन द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन oxidize the aldehydes to the carboxylic acids. Oxidize the aldehydes to the carboxylic acids. Whereas the ketones gives no reaction with such reagents. कीटोन्स उस काम पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बेचारे है ही कम रिएक्टिव विद सच रिएजेंट्स। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो पहला टेस्ट इसके लिए जो यूज होता है वो है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में बड़ी सीधी सी बात है कि जो आपका वो होगा ना रिएजेंट, उसे आप टॉलरेंस रिएजेंट बोलोगे। और कई बार इस टेस्ट का एक और नाम आता है फेमस, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। बोथ द वेज ऑफ टेलिंग इट इज अ करेक्ट। अब ये टेस्ट क्या है, टेस्ट ये है कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में मैंने डाल दिया सिल्वर का कॉम्प्लेक्स। सारे बच्चे क्लास में जानते हैं, सब बच्चों को इतनी नॉलेज तो है कि सिल्वर जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो AgNS3 ट्वाइस और प्लस, और सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अगर हम इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो ये वाला सारा जो मैंने लिया ना, इसे बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ टॉलरेंस रिएजेंट। मतलब हमने क्या डाल दिया एल्डिहाइड में,
टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, तो ये है तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो एसिड का आयन बना दिया। तो बच्चा ये वाली चीज क्या हो रही है, ये वाली चीज हो रही है ऑक्सीडाइज। तो अगर इस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो सिल्वर जो पहले +1 है, सिल्वर की अब क्या होगी, रिडक्शन होगी, ये Ag आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले Ag क्या था, पहले Ag+1 था। ठीक है, पहले Ag+1 था, अब क्या बन गया, Ag बन गया, मतलब न्यूट्रल बन गया। बाकी तो बाई प्रोडक्ट है, उसके साथ बैलेंसिंग करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया दिखाई देते हैं। अब सिल्वर के साथ में डाउनवर्ड एरो दिखा देती हूँ। सिल्वर के पीपीटी बनते हैं एक्चुअली में, आप लोगों ने तो आई डोंट नो कि लैब में गए हो, प्रैक्टिकल किया या नहीं किया है। अदरवाइज जब बच्चे ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ना, मतलब उन्हें एक सैंपल दिया होता है टेस्ट ट्यूब में जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो वो उसमें ये टॉलरेंस रिएजेंट बना बनाया आता है सिल्वर कॉम्प्लेक्स बेसिक फॉर्म में, वो डालते हैं ना, तो उनकी जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है ना, वहां पे सिल्वर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जैसे सिल्वर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे स्पार्कल होता है वैसे, तो उसको बोलते हैं सिल्वर कलर का मिरर बन गया। ठीक है, तो ये अगर बन गया तो आपका एल्डिहाइड है, नहीं बना तो कीटोन है। क्यों बना क्यों नहीं बना, उसके पीछे कहानी ये है कि सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सिल्वर +1 की क्या टेंडेंसी होगी, सिल्वर में कन्वर्ट होने की। तो अगर कोई +1 से 0 में जाता है, रिडक्शन होती है उसकी, तो वो कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ये माइल्ड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, और सिल्वर का मिरर इंडिकेशन देता है एल्डिहाइड। सेम टेस्ट तुमने कीटोन के साथ किया, सेम टेस्ट। तो आंसर आ जाएगा क्या, क्या आंसर आ जाएगा, नो रिएक्शन, मतलब सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे बहुत स्टार पॉइंट क्लियरली लिख रही हूँ, पेपर में डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन, aldehydes and the ketones can be distinguished by using the silver mirror test, by using the Tollens reagent test. ठीक है, ये बात हो गई। चलो, अब उसके बाद सेकंड, अब तुम मान लो तुमने इतनी थियोरी तो याद करके चले गए, पेपर में ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन, और एक आ गया CH3 CH2 CHO। तो दोनों का जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना, इधर देखो कितने कार्बन है इसमें, C3, कितने हाइड्रोजन है, 3+3, 3+6, 3 6 हो गया, और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी देखो बेटा C2 हो गया, नहीं जी भाई C3 हुआ ना, तो C तुम्हारा 3 होगा, H कितना हो गया 6 हो गया, और ऑक्सीजन। तुम्हें पेपर में आ गया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, an organic compound A with the molecular formula C3H6O gives Tollens reagent या do not give Tollens reagent test, आगे it react with NH2 followed by KOH glycol फॉर्म बी, फाइंड बी। कोई बच्चा इसका क्लास में आंसर देना चाहेगा कि नहीं, बताओ जरा। प्रोपेन। हाँ बोलो, प्रोपेन। अरे बोलो क्या है आंसर। मैम प्रोपेन। ये तो हद से ज्यादा गलत आंसर। अच्छा बी का आंसर बता रही हो तुम, पहले ए तो ढूंढो।
मैम पहले ये बताओ। मैम कीटोन। इतना टाइम तो मैम बोल के लगा दिया तुमने, इतने में तो रिएक्शन लैब में होके भाग जाएगा। अगर मैम ए कीटोन। टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता तो ये कीटोन है सबसे पहले तो। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा, कीटोन होगा। और कीटोन को तुमने किसके साथ रिएक्शन किया है, NH2 के साथ, और उसके बाद KOH और ग्लाइकोल। कौन बताएगा ये कौन सा रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर है। रिडक्शन हो जाएगा CH3 CH2 CH3। आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है, प्रोपेन। प्रोपेन बी कंपाउंड है और ए कंपाउंड था कीटोन, प्रोपानॉल। इस तरह के क्वेश्चन वो थ्योरी में बना के दे देता है, या कई बार लंबा चौड़ा टेस्ट दे देता है। DNP का होगा डाई 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो वो भी एक ही कहानी है, पर रिएक्शन तो अमोनिया डेरिवेटिव का ही है ना। सेकंड टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये बच्चा जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ना तुम्हारा, उसमें क्या होता है, आप एल्डिहाइड ले लो, उसमें दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, मैं लिख देती हूँ। वैसे वैसे लैब में ये बॉटल के ऊपर लिखा होता है, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। अब फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होते हैं, जो फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट को क्या लिखते हो, कॉपर सल्फेट एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स की वैल्यू 5 होती है, पेंटाहाइड्रेट होता है। बी इज अ एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। कौन सा बच्चा है क्लास में जिसे टार्ट्रेट का फॉर्मूला आता है, टार्ट्रेट। चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये हमने उसमें किया था आपके स्टीरियो केमिस्ट्री में। टार्ट्रिक एसिड होता है COOH COH H COH H CCOOH, और उसने बोला ना सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, यानी कि इसके हाइड्रोजन हटाए होंगे, ये टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला था। ठीक है, तो ये हो गया एक सोडियम और एक हो गया पोटाशियम। बाकी ये जो अल्कलाइन है यानी कि ये बेसिक मीडियम है इसका, ये है बेसिकली तुम्हारा फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। तो हमने इसमें ना फेलिंग सोल्यूशन इकट्ठा ही लिख देते हैं, मतलब A प्लस बी करके डाल देते हैं दोनों बॉटल्स का मिक्सचर, जिसमें से बस पहले वाली बॉटल से क्या मिलता है तुम्हें, कॉपर 2 प्लस आयन, जिसके 2 मोल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे वाली बॉटल से सिर्फ मिलता है बेसिक आयन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव। बाकी तो काफी बच्चों को ये बात का एस्टिमेशन मिल गया होगा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में सिल्वर की क्या हुई थी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो इसको होना है भाई 101%। तो कॉपर 2 प्लस है तो ये कॉपर, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, ये तो आयन बन गया अपना RCOO नेगेटिव, ये क्या बन गया तुम्हारा, एसिड बन गया। प्लस कॉपर 2 प्लस क्या, ये ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर 1 प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये मिक्स होके बन जाएगा Cu2O, जिसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, पहले ये क्या था, क्यूपरिक था, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब साथ में क्या बन गया तुम्हारा, बाय प्रोडक्ट निकाल दो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जो ये जो क्यूपरिक ऑक्साइड होता है ना, ये भी प्रेसिपिटेट होते हैं, और ये ब्राउन रेड कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ब्राउन रेड या रेड ब्राउन लिख लो, मर्जी है आपकी, रेड ब्राउन PPT। तो अगर तो रेड ब्राउन PPT बनते हैं तो ये एल्डिहाइड है, और मान लो तुम्हें ये सेम रिएक्शन कीटोन के साथ आ गया, एवरीथिंग एवरीथिंग सेम, तो आंसर तुम क्या लिखाओगे, नो रिएक्शन। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, both the tests are given by the aldehyde and not by the ketone. What is the reason behind that? Because these are the mild oxidizing agents and aldehydes are more reactive, so they can be oxidized by the mild oxidizing agent, but they cannot be oxidized, ketones cannot be oxidized by the mild, उनको strong चाहिए। और तीसरा टेस्ट है वो भी important है, that test is called as a हेलोफोम टेस्ट, जो पता नहीं किसी बच्चे ने आंसर भी दिया था। हेलोफोम टेस्ट मैं स्टार्टिंग में ही लिख देती हूँ, इससे एल्डिहाइड और कीटोन डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, इससे कीटोन्स के आपस की कैटेगरी, यानी कि मिथाइल कीटोन को बाकी कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। दिस टेस्ट कैन बी used to distinguish
between the methyl ketones from the rest of ketones. मिथाइल कीटोन से बाकी कीटोन्स को यानी कि नॉन मिथाइल कीटोन को सेपरेट आउट करने के लिए ये हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। अब आपके पास टेस्ट क्या है भाई? मिथाइल कीटोन क्या होते हैं? ये वाले कीटोन जिसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे मिथाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको मिथाइल कीटोन बोलेंगे। कीटोन के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल कीटोन को आप NaOX के साथ कर लो, तो जब आप इसको NaOX के साथ करते हो तो ये RC डबल बॉन्ड OONA बन जाता है, यानी कि सीधी सी बात है कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O, अब ये जो सोडियम हाइपो हैलाइड बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन होता है पर CC ब्रेक होता है इसमें। तो एक जो आपके पास बचा ना, वो CHX3 बना देता है। अब X की वैल्यू क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। अगर आपका X आयोडीन है ना, तो इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होगा CXI3। ठीक है, CHI3 में बाकी बाई प्रोडक्ट वाटर वगैरह सब NaX वगैरह बाहर निकल जाते हैं, तो ये आइडोफॉर्म होता है। और तब इस टेस्ट का नाम हेलोफॉर्म से आइडोफॉर्म हो जाता है। अगर तुम्हारा XCl आ गया तो ये CHCl3 बन गया, ठीक है, तब ये क्लोरोफॉर्म बन गया टेस्ट। अगर तुम X की वैल्यू Br लिखोगे तो तुम्हारे पास ये CXBr3 बन जाएगा, तो ये ब्रोमोफॉर्म बन गया। ये टेस्ट का जर्नल नाम है हेलोफॉर्म। बाकी जो भी तुमने हेलोजन लिया है उसके हिसाब से तुम इसका नाम दे सकते हो। अब ये मिथाइल कीटोन ने तो दे दिया। एक और छोटी सी बात, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कीटोन आ गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 ये है। अगर तुमने इसको NaOX के साथ किया तो आंसर में लिख देना नो रिएक्शन। मतलब ये आपके मिथाइल कीटोन को तो तोड़ सकता है क्योंकि वो आपका CH3 है जो उसको हेलोफॉर्म में, बाकी बड़े ग्रुप को नहीं चेंज कर सकता। तो इस तरह से एल्डिहाइड को कीटोन से नहीं, ये बेसिकली चेंज करेगा आपका कीटोन, मिथाइल कीटोन्स और नॉन मिथाइल कीटोन्स। चलो, तो ये तुम्हारे 3 टेस्ट थे, एक बार फिर से देख लो, रिवीजन साथ साथ मार दिया करो। कहाँ गए हम? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, इसलिए टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट ये देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं देते हैं। और जो हेलोफॉर्म टेस्ट है वो कीटोन्स को ही आपस में सेपरेट आउट करता है। वो कीटोन्स की किस कैटेगरी को सेपरेट आउट करता है? वो कीटोन्स की जो आपकी कैटेगरी है, क्या कहते हैं उसे, मिथाइल कीटोन्स को नॉन मिथाइल से सेपरेट आउट करता है। चलो जी, ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट पोर्शन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो इसकी प्रॉपर्टीज जो एल्डिहाइड एंड कीटोन की है, पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप के रिएक्शन हमने टेस्ट वगैरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भाई जितने मर्जी स्टार दिला लो, 10 स्टार दे दिए इसको, एनोलेट केमिस्ट्री। Enolate chemistry is a next type of reactions of the aldehyde and ketone which is extremely important. अब ये enolate क्या बनाया है भाई, क्या बता दिया मैंने? अगर मैं एल्डिहाइड ले लूं, ध्यान से देखना, हाँ अच्छा मुझे बताओ, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है? किस तरह का इफेक्ट है इसका? इज इट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाँ क्या कहा प्रिंस तुमने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग कहा तो सही है, पर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है।
तो ये स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस वाले ग्रुप में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं ये भी देख लो। माइनस ऑफ आई होता है और माइनस ऑफ एम होता है, मान रहे हो इस बात को? एम में भी ये माइनस में है और आई में भी ये माइनस में है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? ये कार्बन से विड्रॉ करेगा। अब कार्बन का किस पे बस चलता है भाई? कार्बन का बस चलता है हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो CH2H, तो ये क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से भाई तुम मुझे दे दो, तो हाइड्रोजन दे देता है। पहली बात है का उसके साथ वाला बगल वाला एडजेसेंट जो भी कार्बन है वो अल्फा होगा और उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन वो एटम बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, और इससे इसने खींचे इस कार्बन से, ये कार्बन ने हाइड्रोजन से खींचे। तो यानी कि ये वाला जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ना, ये बाहर चला जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे वे किसको मिल जाएंगे? कार्बन को, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और H। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस पे कोई चार्ज आएगा क्या? 1 2 3 4 5, तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। वैसे भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, अगर प्लस बाहर गया तो बाकी माइनस ही बचेगा ना, तभी न्यूट्रल होगा। तो इसको बोलते हैं दिस इज द एनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? एनोलेट आयन। और ये क्या बन गई तुम्हारी? ये है तुम्हारी एनोलेट केमिस्ट्री, है ना। ऊपर मैंने लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये एनोलेट आयन है, और ये एनोलेट आयन स्टेबल है। कौन बताएगा ये स्टेबल है? किस तरह की स्टेबलाइजेशन है ये? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। जब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड O एंड C दिस। तो यानी कि कहने का मीनिंग ये हुआ कि C डबल बॉन्ड O और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डीलोकलाइजेशन है, तो इसलिए एनोलेट आयन स्टेबल है। तो इससे हमें ये पता लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स for the carbonyl compounds alpha hydrogen atoms for the carbonyl compounds are acidic in nature. अब क्वेश्चन ये होता है कि किसका ज्यादा एसिडिक है, एल्डिहाइड का या कीटोन का? तो एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसमें एक मिथाइल है, दूसरी साइड से दूसरा पुश कर देगा, ठीक है। पर चलो एनी हाउ होते दोनों की, तो इसलिए इस केमिस्ट्री को एनोलेट केमिस्ट्री बोलते हैं, कि एनोलेट बनना एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोनिल के पास। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक, जिसमें पहला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में एनोलेट ही बनता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होता है? पहली बात तो मैं यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट लिख देती हूँ, चलो तुम्हें काम करने में आसानी होगी। सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पार्टिसिपेट मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, दो एक जैसे एल्डिहाइड या दो एक जैसे कीटोन। सेकंड, बोथ तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब सेम है तो बात ही खत्म होगी ना। दे मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, दे मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। चौथी बात, एल्डोल कंडेंसेशन, कईयों को लगेगा कि मैडम ने तो H+ लिख दिया, एरो के ऊपर तो OH लिखा हुआ है NCERT में, या H+ लिखा हुआ है, तो मैं पहले ही लिख देती हूँ कि ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है
या बेस कैटालाइज भी हो सकता है। दोनों तरह की कैटालिसिस पॉसिबल है, तो इसमें डिबेट कोई नहीं होगी। कैटालाइज्ड, ठीक है, या बेस कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है एल्डोल, ठीक है, या कीटोल, और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है आफ्टर हीटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शन। जैसे मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये ले लिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, या इसका दूसरा नाम क्या है? इथेनॉल। इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, पर रिएक्ट कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको छोटा सा मैकेनिज्म बताती हूँ। पहले इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। पहले वाले मॉलिक्यूल को तुम ऐसे ही लिख लो, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का ना अल्फा कार्बन एटम इसके साथ लिखना है। यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, अल्फा एटम इसके सामने लिखना है। इधर से मत शुरू करना कि एच लिख दो इसके सामने। अब यहाँ से तुम पहले एनोलेट बनाओ। कैसे सिखाया था एनोलेट? एक बार मैं बना के दिखाऊंगी, उसके बाद फ्यूचर में तुम अपने आप मन में सोच लेना। एनोलेट बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, है ना, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि मैंने बोला है ना कि एनोलेट इंपॉर्टेंट है, स्टेबल है। एनोलेट बनाओ, साथ में क्या है? H प्लस। बाकी का काम तो आसान है बेटे, ये नेगेटिव ये प्लस। अब तुम बनाओ कौन किसके पास जाएगा? H प्लस के पास जाएगा, H प्लस जाएगा इसके पास, और ये एनोलेट जाएगा इसके पास। तो क्या बनेगा आपके पास? तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। CH3C, O के पास चला गया H। नाउ सी द नेक्स्ट, ये जो H यहाँ पे प्रेजेंट है, ये H यहाँ पे थोड़ा सा या तो क्लोज करके लिख दो या डाउन लिख दिया करो, जो साथ प्रेजेंट होता है। मे डेवलप द हैबिट ऑफ पुटिंग इट डाउन। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा ये वाला एनोलेट वाला CH2। तो CH2 को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो मैंने क्या बोला था पहले दूसरे प्रोडक्ट का, कार्बोनिल के बिल्कुल साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पोजीशन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। बाकी 1 2 3 4 4 है ना, ब्यूटाइरेल्डिहाइड। ये मैंने इसका कॉमन नेम लिखा है। अगर आप इसको IUPAC देना चाहते हो तो 1 2 3 4 कर दो इसमें, तो IUPAC में हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बात समझ पा रहे हो इस बात को? और ये है एल्डोल। इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं? कि ये वाली जो मोइटी है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें एल्डिहाइड भी है प्लस अल्कोहल भी है। एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों तो फंक्शनल ग्रुप ये होता है, और ये लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। तो जो लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको IUPAC नेमिंग में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये इसका पहला प्रोडक्ट आ गया। देखो मैंने बोला था ना कि क्या बनेगा, पहले एल्डोल या कीटोल बनेगा, उसके बाद बनेगा एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। उसको कैसे लिखेंगे? CH3CHOH CH, इसका एक हाइड्रोजन साथ में ऊपर करके लिख लो, C डबल बॉन्ड OH। ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा। OH नेगेटिव यहाँ से जाएगा, H यहाँ पे, और ये अपने आप नहीं जाएगा, ये हीट करने पे जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। या इसका अगर तुम्हें IUPAC नेम देना, देखो ये तो एल्डोल था, है ना, ये क्या है? 1 2 3 4, ये है इनल, इनल, ठीक है, और ये है एल्डोल, एल्डिहाइड और ये इनल है। अब आप इसको क्या करोगे? इसको बोलोगे ब्यूट टू इनल। अल को नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा नंबर 1 पे ही होता है। तो ये है एल्डोल कन्वर्सेशन। तो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड आप चेक कर लो कि आपको समझ में आया है नहीं।
अगर ये स्लाइड के अच्छे से आपको पता लग गया है तो नेक्स्ट स्लाइड भी देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डोंट कंसिडर इट लाइक कि आप लोग क्लास को बीच में छोड़ी जा रहे हो। समझ में आ गया सभी को? देख लिया प्रोडक्ट? Yes, ma'am. अगर तुम दोनों ने देख लिया है, तुम दोनों ने नहीं, कितने हैं 27 में, तो बेटा मैंने तुम्हारा कंपाउंड चेंज कर दिया, दे दिया। चलो मैं इसका भी एक करवा देती हूँ, थर्ड में तुम करना, ठीक है? ये है, अब ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है या बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है, कुछ भी। इसको पिछले वाले में भी लिख लो। ये जो तुम्हारा रिएक्शन होगा ना, तो ये OH नेगेटिव की प्रेजेंस में भी हो सकता है और H प्लस की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? तो पेपर में कोई बोलता नहीं है कि भैया एल्डोल कंडेंसेशन करो, वो OH नेगेटिव लिखा होता है। तुम्हारी बुक में ज्यादातर ये लिखा हुआ है बेस कैटालाइज्ड, ठीक है? तो अपने आप से करके आना है। अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसमें, देखो कैसे करेंगे, फिर से एक बार देख लो। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब इसके साथ वाला कार्बन जो अल्फा वाला है उसका पहले एनोलेट बनाना है। ये अल्फा वाला है ना, अब मैं एनोलेट एक ही स्टेप में बनाऊंगी। देखो यहाँ पे ये इस पे चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एसिडिफाइड हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी तुम्हें पता है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3COH। अब मैंने क्या सिखाया है, डेवलप द हैबिट की जो इसके साथ लगा है उसको नीचे लिख दो। ये नीचे लिख दिया और इसको लाइन में लिख दो, नहीं तो इसको नीचे लिखोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो ये वाला जो एनोलेट है पूरा, मतलब CH2 से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3। अब ये देखो क्या बना, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये बना तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब की बार एल्डिहाइड नहीं है, अब ये कीटोन है। तो वो एल्डिहाइड एंड ओल था, ये कीटोन प्लस ओल है, कीटोन। बाकी इसका हीट का रिएक्शन है, हीट का रिएक्शन कैसे होगा, CH3 CHOH CH3, this is CH, this is H, C double bond O and CH3. So this is just like OH negative, H plus bond here. तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, CH3 है रुपये डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये क्या बन गया, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो उसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये इसका जर्नल नाम है, कुछ भी पूछ सकता है इसलिए मैं सारे नाम लिख दे रही हूँ। और इसका एक और नाम है अल्फा, पहले तो बीटा मिथाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये तो चलो इसकी जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो गया। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ओन में ओ आता है, ओ एक वावल है, तो उससे पीछे पहले जो नाम चल रहा है उसमें ईन का ई ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हो गया जी एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों में हमने एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखा दिया। तो अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया है तो फटाफट से मुझे ये करके बताओ। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर 1 मिनट। ये तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आ गया, टू मॉलिक्यूल भी वो कभी एग्जामिनर लिख के नहीं देता, अपने आप सोचना पड़ता है ना। दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू हैव टू थिंक इट। करके बताओ जल्दी इसका क्या प्रोडक्ट बनता है, क्विकली।
हाँ जी, डन. Yes, how many of you have formed the product? बनाया किसी ने क्लास में? एक आंसर आया 5 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टथ्रीओन. मैं आंसर बना के पूछती देखती हूँ. CH3C डबल बॉन्ड O था ना. CH2CH3 क्या सिखाया था तुम्हें कि अल्फा वाला इसके साथ लिखना है. तो इस साइड से शुरू करेंगे. CH3 CH2C डबल बॉन्ड O और CH3. अगर किसी बच्चे ने ये वाले हाइड्रोजन को डाउन किया है तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहता है डिस्टेंस के साथ. तो जो हाइड्रोजन पहली बात तो डाउन करना है वो सिर्फ अल्फा का करना है. तो अगर किसी बच्चे ने बीटा का किया है तो वो सरासर गलत है. तो ये होगा. तो पहले तो H प्लस होगा और एनोलेट फॉर्मेशन होगा. रफ काम में एनोलेट फॉर्मेशन ऐसे करके दिखाओ. CH 2 इलेक्ट्रॉन एनोलेट और CH के पैर में फिर ये खिसका दो नीचे CH3. तो यहाँ पे क्या बन गया C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या आ गया तुम्हारा H प्लस. तो ये बना इसका एनोलेट. If anybody has done like this, then it is perfect. So this is negative, this is positive. Negative to positive, positive to negative. तो CH3CO के साथ तो हमेशा से H जाएगा, पर यहाँ पे जोड़ना है ना, तो ये वाले ग्रुप को नीचे लिखो. CH2CH3 इस वाले कार्बन पे जोड़ना है. अब यहाँ पे एनोलेट वाले कार्बन को जोड़ो. CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3. तो ये कंपाउंड है. ये अल्फा है, ये बीटा है. तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया. अगर आपको इसको हीट करना है तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा. तो आंसर आ जाएगा CH3C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3. और अगर आप इसका IUPAC नेम देना चाहते हो तो पहले आप इसकी देखो प्राइमरी सफिक्स को करो प्रायोरिटी. 1 2 3 4 इधर को नहीं जाना. 5 6 नीचे जाना है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है. तो इसका नाम क्या आएगा? 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है. ठीक है. उसके बाद क्या है? हेक्स है. उसके बाद क्या है? 3 पे ईन है और 2 पे क्या है? ओन. ई फिर से मैंने इसका ड्रॉप किया. नाउ लेट मी चेक द आंसर. नहीं, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. मैंने 5 हाइड्रोक्सी 5 जो मिथाइल ग्रुप था उस तरफ से बनाया मैंने आयन. मैं ना अगर आपको पता क्या करना है, जो कंपाउंड हमेशा से दिया हुआ होता है ना, उस वाले कंपाउंड का मैक्सिमम ट्राई करा करो कि जो इधर वाला पोर्शन है एग्जैक्टली उसका रेप्लिका बना दो, उसका मिरर इमेज बना दो. ठीक है. तो ये प्रोडक्ट आता है. चलो मतलब अगर आपने मतलब जो कंपाउंड आपका दिया हुआ है ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इधर लिखा करो, फिर रिएक्शन परफॉर्म किया करो. मैम तो दूसरी तरफ वाला माइनर प्रोडक्ट होगा. दूसरे वाले में एक्चुअली में वो क्रॉस एल्डोल में चले जाते हैं प्रोडक्ट ना. बनते तो सारे हैं, इसमें कुछ मेजर माइनर भी नहीं है, कुछ ऐसी बात भी नहीं है. सारे बनते हैं पर वो क्रॉस एल्डोल हो जाता है और कोई फर्क नहीं है उसमें भी. बना लिया तो ठीक है. अगर आप इधर से जाके कनेक्ट करते हो और इसको नीचे लेते हो, देख लेते हैं उधर से भी बना के, तब भी चेक कर लेते हैं आपका. CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. अगर किसी बच्चे ने इधर वाला अल्फा कनेक्ट किया है तो CH2 के साथ H आ गया. C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. थोड़ा सा स्पीड से करेंगे रिएक्शन क्योंकि सबने कर लिया है. तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3COH. ये नीचे आ गया CH2 CH3 और यहाँ से जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर रिलीज होगा. CH3C CH2 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3 2 CH3. इसको नाम दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका नाम बनेगा G5 मिथाइल हेप्ट 4 इन 2 ओन. शायद आपने ये वाला दिया है. यस मैम. ठीक है, करेक्ट. ठीक है. तो पेपर में मेजर माइनर का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, कोई भी दिया हो सकता है, दोनों में से आप ढूंढ सकते हो.
चलो अब उसके बाद फटाफट से आ जाओ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन तुमने कुछ नहीं करना, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। जैसे मान लो तुम्हें पेपर में आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। जब भी मैं इस क्वेश्चन को करवाती हूँ ना तो मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ, मैं बोलती हूँ ये 1 है, ये तुम्हारा 2 है, और रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो सकता है। सबसे पहला तो है तुम्हारा 1+1 प्रोडक्ट, दूसरा है तुम्हारा 1+2 प्रोडक्ट, तीसरा, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आ गया जो अब हम डिस्कस कर रहे थे। 1+2 से प्रोडक्ट अलग आएगा, 2+1 से प्रोडक्ट अलग आएगा, क्योंकि उसमें उसको उल्टा करके लिखोगे, उसमें उसको उल्टा करके लिखोगे, ठीक है। मतलब 1+2 में इसका अल्फा यूज करोगे, एक में दूसरे का अल्फा। तो 1+1 का प्रोडक्ट हम कर चुके हैं पीछे, देखो 1+1 का क्या प्रोडक्ट था भाई, 1+1 का प्रोडक्ट था CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड वगैरह। तो ये आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH, ये 1 का प्रोडक्ट था। 2+2 का भी प्रोडक्ट आप कर चुके हो, 2+2 का प्रोडक्ट था ये वाला, जिसमें आया था तुम्हारा, ये तो अलग है ना, ये और आगे नहीं लिखा मैंने इसका, रिमूव करके हाइड्रोजन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड और CH3, शायद यही प्रोडक्ट है। अब 1+2 एंड 2+1 का तुम्हारा होमवर्क है, खुद से कर लो। 1+2 में 2 का अल्फा यूज करना है, 2+1 में 1 का अल्फा यूज करना है। समझ गए ना इसको, जिसको पहले लिखा है उसका अल्फा नहीं यूज करना, पीछे वाले का अल्फा, यानी कि इससे एनोलेट बनाओगे पीछे वाले से, और यहाँ पे इससे एनोलेट बनाओगे। यस और नो? अरे समझ में आई मेरी बात? 1+2 2+1 की के करके दिखाऊं, बताओ जल्दी। इज दैट क्लियर? 1+2 2+1 प्रोडक्ट कैसे बनता है भाई? 1+2 प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और 2 वाले का अल्फा यूज करोगे, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH3। जब इसको आप करोगे तो बनेगा CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से जब तुम इसको हीट करोगे तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाला प्रोडक्ट है 1+2 प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर तुमने 2+1 करना है तो इसको उल्टा लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें 1 वाले का अल्फा यूज करोगे, CH2H C डबल बॉन्ड O H। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 COH, इसका CH3 नीचे आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बेस कैटालाइज्ड है, और H दूसरे में क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके 1 2 3 4 प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नंबर 3 है, ये प्रोडक्ट नंबर 4 है। इस तरह से आपको चलना है। क्लियर है एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं? कभी कभी तुम्हें पेपर में क्या आ सकता है, कभी कभी तुम्हें पेपर में इसका पूछा जा सकता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी होती है, देखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कंपाउंड होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक साइड पे ले लिया तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप क्या आ गया तुम्हारा, एल्डिहाइड। ये वाला ग्रुप तुम्हारा क्या आ गया, कीटोन। ये तो मैंने बहुत कम लगाए हैं बीच में, CH2 ग्रुप से भर भर के होते हैं, ताकि बड़ा सा रिंग बन जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे और लगा लो, CH2 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 ऐसे लगा लो,
तो इस वाले को क्या करना है, इस वाले को साइक्लाइजेशन कर लेंगे, किसका ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसको अल्फा ले लो, C डबल बॉन्ड OH CH और H, CH2 को कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम, बाकी और बचा ऐसे लिख लो, और इसका तुम पोलराइजेशन कर लो जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो तुम इसका पोलराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, O नेगेटिव पॉजिटिव CH3। अब बाकी तुम्हें सिखाया ही हुआ है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इंट्रामोलिकुलर कैसे होगा, देखो आप अपनी ईमानदारी से चलते रहो, प्रोडक्ट तक पहुंच ही जाओगे। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, अब इसके साथ क्या है CH, अब इस CH को किसके साथ जोड़ना है, जाके इस C के साथ, अगर इस CH में से ये जो आपका कार्बन है ये इसके साथ जुड़ेगा तो बाकी वाले बीच में आ जाएंगे, CH2 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 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रही है मैंने कैसे किया है, इसको नहीं जोड़ोगे आपस में, यस मैम। यस और नो, ये C के साथ जुड़ेगा जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, और दूसरी साइड से इसमें कुछ होगा और है, तो ये वाला CH3 है और इसके साथ जो O लगा हुआ था वो H में कन्वर्ट हो गया और दूसरी साइड से ये बनेगा, बाकी उसके बाद OH यहाँ से H यहाँ से, जब आप इसको हीट करोगे तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड C CH3 CH2 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 दिस, तो ये साइक्लाइजेशन होगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया, तो ये 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, बड़ा होगा तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रामोलिकुलर करते हैं। इज दैट क्लियर कैसे करते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा भी समझ आ गया, क्रॉस भी समझ आ गया और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन भी समझ आ गया, यस और नो। यस मैम। चलो उसके बाद है नेक्स्ट इज कैनी जेरो रिएक्शन। कैनी जेरो रिएक्शन मैंने पेपर में भी लिया था तुम्हारे एक फुल पेपर लेंथ डिस्कशन में। तो कैनी जेरो रिएक्शन ना डिसप्रपोर्शनेशन जैसे तुम पढ़ते हो, इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन वाला रिएक्शन बोलते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड द सेल्फ रिडक्शन, ये क्या है, अगर मैंने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH यानी कि मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा इसके लिए भी मैं पॉइंट लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सेम और डिफरेंट दोनों एक्ट कर सकते हैं, सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन, सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन एक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके साथ कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, ऐसे ही बेंजल्डिहाइड में भी कैनी जेरो कौन कौन देता है, HCHO देते हैं एंड C6H5CHO देते हैं, यानी कि इन दोनों में क्या होता है नो अल्फा, और इनके नाम क्या क्या है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन देगा तो 2 मॉलिक्यूल इस पे यूज होते हैं, और इस रिएक्शन को याद रखना स्पेशल एल्कली बनता है इसमें KOH, तो एक तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एल्कली वाले आयन का ही एसिड बनेगा, और दूसरा बन जाएगा कीटोन CH3OH, जितने कार्बन है उतने वाले, तो एक में ऑक्सीडेशन हो गया एक में रिडक्शन हो गया, तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। सेम रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड ले लिया 2 मॉलिक्यूल सेम एवरीथिंग, तो एक तो बन जाएगा आपका इसका CO नेगेटिव K+ और दूसरा बन जाएगा उसका अल्कोहल, जितने कार्बन एटम है उतने क्या ही अल्कोहल बना, तो एक बेंजाइल अल्कोहल बन गया और एक ये बन गया, ये है आपका कैनी जेरो रिएक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. याद रखना कैनी जेरो रिएक्शन इज गिवन बाय द दोस कंपाउंड व्हिच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजल्डिहाइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सबको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बेंजीन की प्रॉपर्टी है और हम तो ऊपर वाले ग्रुप से इसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड OH लगा होता है तो सब बच्चों को पता है कि ये -I और -M इफेक्ट देता है, तो इट मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, makes the ring electron deficient,
तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, सो डीएक्टिवेट द रिंग, so deactivate the ring for the electrophilic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन ही घट गए तब थोड़ा आएगा। डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे डीएक्टिवेट करता है? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ये डीएक्टिवेट करता है। बात समझ पा रहे हो इसकी? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट द मेटा, तो ये मेटा पे होगी, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। मान लो मैं इसकी नाइट्रेशन कर रही हूँ, जैसे HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 273 से लेके 283 तक टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटा। यानी कि ये जो CH ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। जैसे CH3 और OH तो ऑर्थो डायरेक्टिंग थे ना, ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग का रीजन क्या है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे पहले नेगेटिव आता था, पर मेटा पोजीशन पे नहीं आता, तो इसलिए इसका आंसर आएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन आपके काम में आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे। हाँ जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इसके साथ हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंप्लीट हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बाद जो पोर्शन इस चैप्टर का बचता है दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओनली। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने बोला ही था बहुत इजी है और आपको पता भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट क्लास में करके उसके साथ ही अमीन शुरू हो जाएगा और उसके बाद बस एक अमीन का लेक्चर और, मतलब मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट है। उसके बाद विल कम टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। इज दैट क्लियर बेटा? यू विल गेट अ सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज एंड ऑल। Yes, Chalo, ma'am. this is all for today and rest we'll do in the next class. Till then, keep on revising. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Ji. Bye-bye. Take care. Good night, ma'am. Good night, Ji. Good night to all.